हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। पहली क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आय और कुछ बेसिक इकोनॉमी शब्दावलियों के बारे में बताया था। इसमें आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ, आय, व्यय और उत्पाद विधि। तो हमने बताया कि आय और व्यय विधि जो है भारत में सफल नहीं है, उत्पाद विधि का हम जो है अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमने बताया था कि ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो नेशनल इनकम को जानने से पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, निवासी की बात करते हैं तो जो पर्यटन के लिए, मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए या किसी लाभ के लिए बाहर गए हुए हैं और 1 वर्ष से कम समय के लिए आर्थिक सीमा से बाहर होता है तो वो भी निवासी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, 1 वर्ष से ज़्यादा अगर वो वहाँ पे टिकते हैं तो वो आर्थिक सीमा के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो उनकी इनकम जो है कैलकुलेट नहीं की जाएगी। निवासी के अंतर्गत, नागरिक की बात नहीं कर रहे, निवासी की बात कर रहे। ठीक, अब आइए हम देखते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। जीडीपी मार्केट प्राइस में आपका टैक्स और सब्सिडी दोनों शामिल होता है। जैसे कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें कच्चा माल लगता है, बिजली लगता है, मशीनरी खर्च लगता है, उसके बाद वो वस्तु बनती है तो वह फैक्टर प्राइस पे होती है। किस पे होती है? फैक्टर प्राइस पे। जैसे अगर हमें एक कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल लगेगा, उसको बनाने के लिए मशीन लगेगी, बिजली लगेगा, श्रम लगेगा। उसके बाद जब वह माल बन के तैयार होगा, वह कपड़ा बन के तैयार होगा तो वह किस पे होगा? वह फैक्टर प्राइस पे होगा। ठीक, उसके बाद जब वह मार्केट में आएगा, कंपनी में बन के हो गया तो वह फैक्टर प्राइस पे है। लेकिन जैसे ही वह मार्केट में बिकने के लिए आएगा, उसमें गवर्नमेंट अपना टैक्स जोड़ देगी, इनडायरेक्ट टैक्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और प्लस जो गवर्नमेंट उस कपड़े पे सब्सिडी दे रही है वह भी उसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स इसमें मार्केट प्राइस में क्या होता है? इसमें टैक्स और सब्सिडी दोनों शामिल होता है। टैक्स और सब्सिडी शामिल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर का फैक्टर प्राइस कितना है? सपोज दैट 700 रुपये। कितना है? 700 रुपये है, जहाँ से वह मार्केट में आ रहा है। अब ये मार्केट में ये फैक्टर प्राइस हो गया आपका। कितना हो गया? फैक्टर प्राइस। जैसे मार्केट पे आया उस पर 50 रुपये का टैक्स लग गया। कितना? 50 रुपये का टैक्स लग गया तो कितना हो गया? ये 750 हो गया, 750 हो गया। लेकिन गवर्नमेंट इस पे हमें 100 रुपये की छूट दे देती, 100 रुपये की सब्सिडी देगी। कितना? 100 रुपये की सब्सिडी देगी, मतलब छूट देगी, तो कितने का हो गया? 650। ठीक है, तो 650 का गैस सिलेंडर हो गया। ये आपको समझ में आया? मार्केट प्राइस क्या है इसकी? 650। तो आप लोगों को समझ में आया?
मार्केट प्राइस जब हम देखते हैं तो इसमें टैक्स और सब्सिडी दोनों शामिल होता है। अगर हमें फैक्टर प्राइस पे निकाला है, कंपनी जहाँ निर्माण करती है उसको निकालना है, तो मार्केट प्राइस में टैक्स घटा देंगे, भाई जितना टैक्स लगा है उसको घटा देंगे, और जो सब्सिडी मिली है, सब्सिडीज़ जो मिली है वो टैक्स और ये दोनों जोड़ के इसमें से घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, फैक्टर प्राइस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस इसमें। डोमेस्टिक एरिया की बात करते हैं। सपोज दैट ये किसी देश की बाउंड्री लाइन है और बाउंड्री लाइन में ABC ये कुछ मान लेते हैं, इसमें इंडियन भी रहते हैं और फॉरेनर भी रहते हैं, इसमें इंडियन भी रहते हैं और फॉरेनर भी रहते हैं। तो इनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है इस सीमा के अंदर चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, जो उत्पादन किया गया है वह घरेलू सीमा के अंतर्गत। जो इंडियन बाहर है, इस सीमा के बाहर जो इंडियन है उसका इनकम इसमें नहीं जुड़ेगा, उसका इनकम इसमें नहीं जुड़ेगा। इस सीमा के अंदर चाहे कोई घरेलू हो चाहे विदेशी कंपनी हो यहाँ पे काम कर रही है, उसका उत्पादन जो हो रहा है उससे जो आय की प्राप्ति होगी भारत को, उसको जोड़ा जाएगा, वो घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है। ठीक, और ये हो गया तो डोमेस्टिक एरिया। इसके अंतर्गत ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वाटर टेरिटरी कितनी है, 12 नॉटिकल मील भारत की। वाटर टेरिटरी कितनी है, लगभग 12 नॉटिकल मील। कहाँ, जहाँ पे पेट्रोलियम खनन भारत कर सकता है, मत्स्य उद्योग जहाँ पे है, जहाँ मछली पकड़ने का अधिकार है, हाँ, वहाँ तक भारत का जो है क्षेत्र है। एम्बेसी, दूतावास का ये है, जिस देश में भारत का दूतावास होगा वहाँ तक भारत की घरेलू सीमा मानी जाएगी, वहाँ तक भारत की घरेलू सीमा मानी जाएंगी। ठीक, मतलब ये एम्बेसी, दूतावास, जैसे भारत का अगर अमेरिका में दूतावास है तो भारत का क्षेत्र माना जाएगा, रसिया में है तो रसिया में माना जाएगा। उसी प्रकार अमेरिका का, इंग्लैंड का, चाइना का, रसिया का, जिसका दूतावास भारत में है वह उनकी जो है क्षेत्र माना जाता है, दूतावास का क्षेत्र माना जाता है। उसी प्रकार आर्मी बेस जो होता है, जैसे अमेरिका ने अफ्रीका में, चाइना ने पाकिस्तान में अपना जो सैन्य अड्डा बनाया है, तो वह उसका जो है भू क्षेत्र माना जाता है, वह उसके टेरिटरी में आता है। भारत अगर कहीं सैन्य अड्डा बनाता है जैसे जिबूती में, तो भारत का टेरिटरी माना जाता है, और भारत की जहाँ एम्बेसी होगी वह भारत की टेरिटरी माना जाएगा, और दूसरे देश की भारत में एम्बेसी होगी तो वह भी उस देश की टेरिटरी मानी जाएगी। बायलैटरल एग्रीमेंट, द्विपक्षीय समझौते, जैसे भारत ने नेपाल से किसी भी कंट्री से कोई क्षेत्र जो है 5 साल 10 साल का लीज पे ले लिया है, दे दिया गया है कि आप यहाँ उत्पादन करिए, चीज़ें करिए, तो भारत का क्षेत्र माना जाएगा। रसिया ने किसी क्षेत्र को भारत को दे दिया लीज पे 5 साल 10 साल 20 साल, तो वह भारत के टेरिटरी में आएगा। ठीक है, और जब इन सारे क्षेत्रों को मिला दोगे तो वह इकोनॉमिकल बाउंड्री, भारत की आर्थिक सीमा कहलाए। घरेलू सीमा क्या है, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय जितना उत्पादन करते हो, घरेलू सीमा है। हाँ, जियोग्राफिकल बाउंड्री। वाटर टेरिटरी क्या है, जलीय सीमा 12 नॉटिकल मील, जहाँ मछली पकड़ने का, पेट्रोलियम खनन, वो 12 नॉटिकल मील तक भारत के क्षेत्र है। जहाँ जहाँ भारत के दूतावास है वो भारत के क्षेत्र में
जहाँ जहाँ भारत की आर्मी बेस है, सैन्य अड्डे हैं, वो भारत के क्षेत्र में आएगा। जहाँ बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है, द्विपक्षीय समझौते हुए, भारत के क्षेत्र में माना जाएगा। तो इन पांचों को मिला दिया जाए, ये ज्योग्राफिकल घरेलू सीमा है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जिसके अंतर्गत ये उत्पादन कर सकते हो। ये ABCDE पांचों को मिला दिया जाए तो वह आर्थिक सीमा भारत की कहलाएगी। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है वह इकोनॉमिकल बाउंड्री से छोटी है। भाई जियोग्राफिकल बाउंड्री क्या है? ये इस क्षेत्र तक है, सिर्फ इस क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिकल बाउंड्री में क्या है? एम्बेसी भी है, आर्मी बेस है, हाँ, वाटर टेरिटरी एरिया है, बायलैटरल एग्रीमेंट है। तो इस प्रकार आर्थिक सीमा हमारी काफ़ी बड़ी होती है। ठीक, तो हमने क्या देख लिया? निवासी देख लिया। जब हम GDP पढ़ेंगे तो निवासी की बात करेंगे। तो निवासी संभव एक वर्ष से कम के लिए अगर कहीं बाहर हैं तो उनको कैलकुलेट किया जाता है। एक वर्ष से बाहर अगर आप कहीं पर रह रहे हैं तो उनके इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस को हमने बता दिया। मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस को हमने बता दिया क्या है। जिस कंपनी में जहाँ पे उत्पादन हो रहा है वहाँ तक वो फैक्टर प्राइस, जैसे मार्केट में आती है उसमें टैक्स जुड़ता है और सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो वह मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। ठीक, घरेलू सीमा क्या होता, आर्थिक सीमा क्या होता, हमने बता दिया। अंतिम वस्तु और सेवा की बात करते हैं। अंतिम वस्तु और सेवा की बात करते हैं। जैसे हमने मान लिया ये 100 रुपये का गेहूँ, इसमें से 50 रुपये का गेहूँ और ये 50 रुपये का गेहूँ, क्या है इसमें? ये सीधा मार्केट में गया, ये बेकरी में गया। बेकरी में 50 रुपये के गेहूँ से ये 200 रुपये का ब्रेड बनाया। 200 रुपये का ब्रेड बनाया। 200 रुपये का ब्रेड में 100 रुपये का ब्रेड मार्केट में गया और जो 100 रुपये का ब्रेड था ये रेस्टोरेंट में चला गया और इस रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया? 500 रुपये का सैंडविच बनाया। ठीक, अब इसको हम देखते हैं। अंतिम वस्तु क्या हुआ? जिससे कुछ और ना बन सके, उपभोग के लिए उपयोग हो जाए, उसके बाद उसका अस्तित्व ना बने। 100 रुपये का गेहूँ था तो 50 रुपये डायरेक्ट बाज़ार में आ गया। ये क्या हो गया? ये उपभोग हो गया, अंतिम वस्तु हो गई। 50 रुपये का गेहूँ बेकरी में चला गया। 50 रुपये गेहूँ बेकरी में चला गया और बेकरी वाले ने 200 रुपये का ब्रेड बना दिया। 50 रुपये गेहूँ से 200 रुपये का ब्रेड बना दिया। 200 ब्रेड में
100 रुपये का ब्रेड मार्केट में चला गया, तो क्या होगा, ये उपभोग हो गया। और फिर 100 रुपये का ब्रेड रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट वाले ने 500 रुपये का सैंडविच बनाया। तो अगर अंतिम वस्तु कहेंगे तो इसमें क्या होगा, ये उपभोग हो गया। अंतिम में कितना, 50 रुपये, प्लस ये उपभोग हो गया, मार्केट में आ गया 100 रुपये, और वो कितना हो गया भाई, सैंडविच के बाद तो ये भी तो उपभोग हो जाएगा, इसके बाद तो कुछ बनेगा नहीं। ठीक, ये मार्केट में गया, इसको खा लिए और जो भी बन गया, तो 500 रुपये कितना हो गया, 5, 6, 650 रुपये। आय कितना जुड़ेगा, 650 रुपये जुड़ेगा। ये हो गया। और ये जो बीच के थे, ये मध्याह्न वस्तु का है। क्या, मध्याह्न वस्तु मतलब उत्पादन प्रक्रिया के बीच की जो है अवस्था, मध्यम। अंतिम वस्तु क्या, जो उपभोग हो गया, ठीक है, ये मीडिएटरी है। 650 रुपये हो गया। अगर हम कहें यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करिए तो कैसे करेंगे, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। तो अब देखिए, 50 रुपये गेहूँ, 200 रुपये ब्रेड बनाए, तो इस 200 रुपये में 50 रुपये भी तो शामिल है। मतलब ये क्या हुआ, 50 रुपये 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार 200 में भी तो ये 50 है, 200 में भी 50 है, उसी प्रकार यहाँ पे भी है। ये 100 रुपये कैलकुलेट होगा, तो 500 में भी तो ये 100 रुपये कैलकुलेट है, वो भी तो कैलकुलेट है। तो दोहरी गणना हो जाएंगी। जब दोहरी गणना हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दोहरी गणना से बचने के लिए जो है, हम अंतिम वस्तु और सेवा की बात करते हैं। अब देखिए, अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8, 850 रुपये आ जाएगा। 850 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 650। कितने का मार्जिन है, 200 का। कितने का मार्जिन है, 200 का मार्जिन है, क्योंकि इनका 2 बार गणना हो रहा है। पचास का एक बार गणना हुआ, एक बार यहाँ। 50 का 2 बार गणना हुआ, 100 का 2 बार गणना हुआ। अच्छा, इसमें 100 रुपये और जोड़ा, ठीक। तो दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो है वो करते हैं। 100 रुपये का गेहूँ था, 100 रुपये का गेहूँ से मार्केट में जो आया 50 रुपये का। 50 रुपये बेकरी वाले, बेकरी ने 200 का ब्रेड बनाया, 200 रुपये ब्रेड, 100 रुपये रेस्टोरेंट वाला गया, और 100 रुपये का ब्रेड मार्केट में गया, तो मार्केट में गया तो भोग हो गया। इसके बाद तो ये प्रोडक्शन का, उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा रहा नहीं, तो ये अंतिम हो गया। रेस्टोरेंट से सैंडविच बना दिया 5 रुपये का, ये भी अंतिम हो गया। ये उत्पादन प्रक्रिया का स्वरूप तो रहा नहीं। तो इस प्रकार अंतिम उपभोग वस्तुओं को हमने जोड़ लिया। और अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, जिससे जो है हमारा सही आकलन नहीं हो पाएगा। तो जो अंतिम में उपभोग की जा सके वो सारी चीज़ें हैं।
सेवा में ये भी तो दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बैंक कर्मचारी सर्विस दे रहे हैं, अधिकारी सर्विस दे रहे हैं, उनका सर्विस भी तो ऐड होगा, उनका सर्विस भी ऐड होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, जब हम उत्पादन करते हैं, जैसे हम ब्रेड बनाएं, सैंडविच बनाएं, तो जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल था, आटा था, गेहूं का आटा बना, वो तो उपभोग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समाप्त नहीं होती। जो मशीन थी जिससे बनाया गया ब्रेड, वो तो समाप्त नहीं होगी। तो जो समाप्त नहीं होती उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, वह पूंजीगत वस्तु में कहलाती है। ठीक। और जो समाप्त हो जाती हैं उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, जिसका उपभोग कर लिया जाता है, वह उपभोग वस्तु में कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में लगे हुए लोगों का श्रम वगैरह जो है, कितना वो कार्य कर रहे हैं, सर्विस वो भी तो सर्विस देते हैं। उद्योग क्षेत्र में लगे हुए लोग सर्विस देते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में लोग लगे हुए सर्विस देते हैं, शिक्षा क्षेत्र में लगे हुए सर्विस देते हैं। तो इनका वही है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक। तो अंतिम वस्तु को हमने बता दिया, अंतिम सेवा को बता दिया, जैसे बैंकिंग कर्मचारी, अधिकारी या उद्योगों में लगे हुए कर्मचारी, उनका भी जो है इनकम कैलकुलेट किया जाता है, कितना का वो सर्विस दे रहे हैं। कुछ सर्विस देंगे, उनकी वैल्यू होगी। ठीक। तो इस प्रकार जो है ये शब्दावलियों को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, उसको हम क्लियर कर देंगे। बाकी चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ हो सके। अब आपका लास्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे अब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जो मेन शब्दावलियाँ थी जो आपको कंफ्यूज करने वाली थी, उसको हमने यहाँ पे बता दिया। अब सिंपल डेफिनीशन रह गया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको क्या क्या शामिल करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को बताऊँ। धन्यवाद।